Okay, ladies and gentlemen, thermodynamics, a very important branch of physics, a very important branch of physics, जिसे मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, वैसे ये भी है। यहां पे आप जितनी मशीनें देख रहे हो वो सब डिजाइन करने के लिए या उनको समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इन सारे मशीनों में कहीं ना कहीं गैस इन्वॉल्व होती है जिसको गर्म किया जाता है और उसको गर्म करने से ये मशीनें चलती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि गैस के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करने पे क्या होता है और उसके हेल्प से ये मशीनें कैसे डिजाइन की जा सकती हैं। हालांकि हम वो ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये मशीनें डिजाइन तो नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट उनका बेसिक प्रिंसिपल कुछ हद तक जरूर समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। तो पहला वो टर्म है स्टेट वेरिएबल। सपोज करो हमारे पास एक बॉक्स में गैस है, तो उस गैस का कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, मास होगा। तो ये सब जो टर्म्स होते हैं इनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि ये हमें गैस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि गैस किस स्टेट में। सो दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। जैसे वॉल्यूम और मास ये एक्सटेंसिव है, प्रेशर और टेम्परेचर ये इंटेंसिव है। क्या अंतर है एक्चुअली दोनों में? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं दे रिप्रेजेंट साइज ऑफ सिस्टम, दे रिप्रेजेंट साइज ऑफ सिस्टम, वो सिस्टम के साइज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंटेंसिव वाले जो होते हैं वो साइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, साइज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे आप देखें इस बॉक्स को सपोज करो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट और ये बचा वाला पार्ट, ठीक है। तो अब देखो इस पार्ट में जो गैस का वॉल्यूम है वो पहले से चेंज हो गया, डेफिनेटली कम हो गया होगा। तो अब देखिए साइज जो हमने छोटा किया सिस्टम का, तो वॉल्यूम क्या हो गया है? चेंज, वॉल्यूम है चेंज्ड। तो वॉल्यूम जो है वो साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। अब इस छोटे सिस्टम में कम गैस है तो मास भी क्या होगा? उसका कम होगा। तो सिस्टम को छोटा करने पे मास भी चेंज हो गया, तो दैट इज अगेन एक्सटेंसिव। लेकिन अब टेम्परेचर की बात करो, पूरे गैस का जो टेम्परेचर है बड़े बॉक्स में, इतने पार्ट में जो गैस है उसका टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ सिस्टम को छोटा करने पे, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई इट इज इंटेंसिव। वही कहानी प्रेशर की भी है, जो पूरे गैस का प्रेशर था वही अब इसमें जो थोड़ी सी गैस है उसका भी प्रेशर है, तो प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ, तो दैट इज ऑल्सो इंटेंसिव। सो ऐसे दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। द सेकेंड थिंग इज स्टेट इक्वेशन। दिस इज वेरी सिंपल। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टेट इक्वेशन बोलते हैं। स्टेट इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। क्यों इसको स्टेट इक्वेशन बोलते हैं? क्योंकि गैस के जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टी, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं जो इस इक्वेशन से रिलेटेड हैं। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेट इक्वेशन। एंड दिस स्टेट इक्वेशन इज ओनली फॉर आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस के लिए हमने पहले भी बात की है, नॉन आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती है, उनके लिए अलग इक्वेशन होती हैं जो अभी हमें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे आप सपोज करो कि इस बॉक्स में गैस है, उसको आप हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इसका। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हम गैस के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, चेंज। अब जैसे देखो यहां पे गैस को हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है। सो दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे भी गैस है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा के इसको पुश कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज। तो देखो फिर से स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
तो अब गैस के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिस कारण उसके स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे हम गैस को हीट कर रहे हैं और दूसरे एंड पिस्टन है जो कि स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है। अब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये एक्सपैंड भी होना चाहेगा, तो ये स्प्रिंग दबेगी, मतलब काफी कुछ होगा यहां पे। तो गैस के स्टेट वेरिएबल्स चेंज होंगे, तो इसको भी हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब है कि गैस के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जिसके कारण उसके स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे आप देखो ये बड़ा सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्प्रिंग। तो देखा जाए तो इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे स्टेट वेरिएबल्स चेंज होते हैं। So that is the main thing to be studied in this chapter. The next thing is process equation and graph. देखिए क्या है ये, सपोज करो एक बॉक्स में गैस है, उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो क्या एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ये? बिल्कुल है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो दिस इज अ प्रोसेस। लेकिन आप देखो कितना भी आप हीट कर दो, गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दैट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि गैस जो है वो तो डब्बे में बंद है, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो हो सकता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो इक्वेशन बन गई हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस विल बी कॉल्ड प्रोसेस इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। तो प्रोसेस इक्वेशन का मतलब है कि वो इक्वेशन जो इस प्रोसेस के बारे में हमें बता रही है। तो ये इक्वेशन प्रोसेस के बारे में ये बता रही है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज प्रोसेस इक्वेशन। सो अब देखिए हमारे पास यहां पे दो प्रोसेसेस, दो इक्वेशंस हो गई। एक तो ये जिसको हम प्रोसेस इक्वेशन बोलेंगे, और एक पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर ये आइडियल गैस है तो, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट इक्वेशन। तो ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन है जो हमेशा ही एप्लीकेबल होती है आइडियल गैस के लिए, और ये इक्वेशन सिर्फ इस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड प्रोसेस इक्वेशन। यहां पे हम कुछ ग्राफ्स भी बना सकते हैं, जैसे इस प्रोसेस के लिए अगर हम वीटी ग्राफ बनाएं, वीटी ग्राफ, तो कैसा ग्राफ बनेगा? क्योंकि v जो है वो कांस्टेंट है, तो ग्राफ विल बी एक्चुअली लाइक दिस। देखो v कांस्टेंट, और उसमें एक एरो बनाएंगे हम ऐसे। एरो बनाने का मतलब है कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं, जा ही रहे इधर की तरफ। देखो इधर की तरफ जाने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ना, हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। दिस विल कॉल्ड प्रोसेस ग्राफ। वैसे पीटी ग्राफ भी बना सकते हैं। पीटी ग्राफ कैसे बना सकते हैं आप देखो, अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का हम यूज करें तो यहां से हम लिख सकते हैं पी बाई टी इक्वल्स टू एनआर बाई वी, और क्योंकि v कांस्टेंट है तो यहां से आ जाएगा p बाई टी इज अ कांस्टेंट। ये इक्वेशन आ गई। तो p और t के बीच में अगर हमें ग्राफ बनाना है तो p और t की इक्वेशन ही आनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि p इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू t। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? क्लियरली इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा लाइक दिस। इसमें एरो ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे एरो बनाने का मतलब कि हम प्रोसेस में इधर जा रहे हैं, इधर जाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखो एरो आप ऐसे नहीं बना सकते थे, ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब है आप नीचे जा रहे हो इस ग्राफ में, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, वो तो हो नहीं रहा है इसमें। तो एरो को भी ध्यान में रखना होता है, वो ऐसे बनेगा। सो दिस इज प्रोसेस इक्वेशन, दीज आर प्रोसेस ग्राफ्स। इनफैक्ट ये जो इक्वेशन है इसको भी हम प्रोसेस इक्वेशन बोल सकते हैं। कई सारी प्रोसेस इक्वेशन हो सकती है एक ही प्रोसेस के लिए। हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर इस तरीके से चेंज होते हैं कि उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है, उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज आल्सो प्रोसेस इक्वेशन। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है तो प्रोसेस इक्वेशन और प्रोसेस ग्राफ ये कुछ टूल्स हैं हमारे, जिनके हेल्प से हम उस प्रोसेस की बात करते हैं। फाइनली ऐसा प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस नाम है ऐसे प्रोसेस का, क्योंकि ऐसे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम आगे देखेंगे। या फिर इनको आइसो कोरिक प्रोसेस ही बोलते हैं।
ये सिचुएशन देखें आप, एक बॉक्स में ये मूवेबल पिस्टन है हमारे पास, उसका मास है, बाहर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हुआ है P0। अंदर गैस को हम हीट कर रहे हैं, स्लोली हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा सोचिए आप। इसको जब आप स्लोली हीट करोगे तो गर्म होकर एक्सपैंड होना चाहेगा, और जब ये एक्सपैंड होना चाहेगा तो पिस्टन को ऊपर धकेलेगा। तो ये जो पिस्टन है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्यों धीरे धीरे ऊपर जाएगा? क्योंकि आप हीट स्लोली कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे हीट कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड होना चाहेगा, पिस्टन भी धीरे धीरे ऊपर जाना चाहेगा। ठीक है, तो पिस्टन स्लोली ऊपर जा रहा है। तो अगर ये स्लोली ऊपर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो इसकी स्पीड बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल धीरे 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 जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है 0। तो यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि पिस्टन पे जो नेट फोर्स है वो भी 0 होगा, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अगर हम पिस्टन का एफबीडी बनाए तो उस पर नीचे mg फोर्स लग रहा है, बाहर से गैस फोर्स लगा रही होगी P0 इंटू ए, मतलब एटमॉस्फेरिक गैस, और अंदर का अगर प्रेशर P है तो अंदर से फोर्स लग रहा होगा P इंटू ए। ए इज ऑब्वियसली द एरिया ऑफ द पिस्टन, ये तो आप समझ ही रहोगे। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P0 इंटू ए प्लस mg इक्वल्स टू P इंटू ए। तो यहां से प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस mg बाई ए। सही है। तो इसका मतलब यहां अंदर जो गैस है उसका जो है प्रेशर मेरे पास आ गया है, और आप देखें ये प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, क्योंकि देखो P0 इज अ कांस्टेंट, mg and a ऑल आर कांस्टेंट, यानी इस गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहता है इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे हमने आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस देखा था, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसको बोलते हैं आइसोबारिक। इस प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन को हम प्रोसेस इक्वेशन बोल सकते हैं। आप समझ रहे होगे मेरी बात, ये प्रोसेस इक्वेशन होगी। और अगर ये आइडियल गैस है तो इसके लिए ये इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT ये तो वैलिड होगी। तो अगर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन T विल बी इक्वल्स टू NR अपॉन P। तो क्योंकि इस प्रोसेस में P कांस्टेंट है तो दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, तो यहां से हमारे पास आएगा V बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को भी हम प्रोसेस इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। आप देखें हम गर्म कर रहे हैं इसको तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, ध्यान दें आप, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से चेंज हो रहे हैं सच दैट उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये ऐसा प्रोसेस है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस इक्वेशन। अब कुछ ग्राफ भी बना सकते हैं हम इस प्रोसेस के लिए। अगर हम PV ग्राफ बनाए, PV ग्राफ, तो कैसा बनेगा? तो देखिए P तो कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। व्हाट डू थिंक अबाउट एरो? एरो किधर बनेगा? क्या एरो ऐसे बनेगा? ऐसे एरो बनने का मतलब है कि हम इधर जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन यहां पे पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो एक्चुअली एरो ऐसे बनेगा, इधर जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम VT ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान रखें, आप VT ग्राफ बनाना चाहते हैं तो V और T की इक्वेशन होनी चाहिए, V और T की इक्वेशन। आप देखें यहां पर पास V और T की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू T। तो क्लियरली दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, और एरो ऐसे बनेगा क्योंकि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो वंस अगेन ये एक प्रोसेस है, ये उसकी प्रोसेस इक्वेशंस हैं, और ये उसके प्रोसेस ग्राफ्स हो गए। तो मैंने आपको बताया आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है।
वैसे एक तीसरे टाइप का प्रोसेस होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें आप सोच पा रहे होंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नाम से ही क्लियर है, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का यूज करें, अब देखिए क्योंकि टी कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब P इंटू वी जो है दैट विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो इसको भी हम प्रोसेस इक्वेशन बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का, इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को। आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो मैंने आपको बताया, एक बंद डब्बे में गैस को गर्म करके ताकि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो सके। आइसो बारी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी हमने देखा इस तरीके से जैसा हमने पढ़ा। आइसोथर्मल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, चैप्टर में आगे चल के, और उसको बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आइसोथर्मल के लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, पीवी ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे? देखो P और V इसके बीच में इक्वेशन होनी चाहिए, और हमारे पास है भी, दिस इक्वेशन बिटवीन P एंड V। तो इक्वेशन बोल रहा है P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। तो अगर P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है तो इसका मतलब जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला, हो सकता है आपको हाइपरबोला क्या है क्या नहीं है ठीक से पता ना हो, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आप मैथ्स में आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, इस तरीके से। थोड़ा तो आप सोच पाओगे कि ऐसा ग्राफ क्यों बनता होगा, क्योंकि देखो P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब अगर V को हम बढ़ाएंगे तो P को तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना, तभी तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर हम V को बढ़ाएंगे तो P को डिक्रीज करना पड़ेगा। आप देखो, अगर आप इस ग्राफ में इधर आते हो, नीचे ध्यान दो, ग्राफ में नीचे आ रहे हो इधर, तो V को आप बढ़ा रहे हो, और P को क्या कर रहे हो, प्रेशर को कम कर रहे हो, सही है। तो इस टाइप का ग्राफ होता है, ये एक हाइपरपोला है, हाइपरपोला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, जैसे आप सपोज करो कि 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे पास, तीनों आइसोथर्मल है, तो इसमें मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये प्रोसेस जब हो रहा है तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये प्रोसेस हो रहा है तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब ये प्रोसेस हो रहा है तो टेम्परेचर इससे कांस्टेंट है 100 केल्विन, जब ये प्रोसेस हो रहा है तो टेम्परेचर इससे कांस्टेंट है 200 केल्विन, और इसमें टेम्परेचर इस कांस्टेंट है 300 केल्विन। तो इसके लिए पीवी ग्राफ, इसके लिए पीवी ग्राफ और इसके लिए पीवी ग्राफ अलग अलग बनता है। जैसे 100 केल्विन वाले के लिए कुछ इस टाइप का पीवी ग्राफ बनेगा, 200 केल्विन वाले के लिए ये पीवी ग्राफ बनेगा, 300 केल्विन वाले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये ग्राफ बनेगा। वैसे अगर कोई दूसरा प्रोसेस होता जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता 400 केल्विन पे, तो उस पर और ऊपर ग्राफ बनता, और ऊपर ग्राफ बनता। आप उसको थोड़ा समझ भी सकते हो, कैसे देखो कि आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो इस लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है। अब देखो यहां वॉल्यूम की बात करते हैं। अब देखो ये जो कर्व है 100 वाला, जिसको मैं 100 केल्विन वाला कर्व बोल रहा हूं, ये जो कर्व है, अब इस पे देखो P इंटू वी की वैल्यू देखो, P इंटू वी का प्रोडक्ट, P इंटू वी का प्रोडक्ट कितना आएगा कुछ। यहां पे देखो इस ग्राफ पे 200 वाले पे P वही है, लेकिन V ज्यादा है, तो इस पे P इंटू वी जो है वो ज्यादा आएगा। देखो इन दोनों पॉइंट्स पे P सेम था, इस पे वॉल्यूम ज्यादा है तो P इंटू वी का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। इस पॉइंट पे देखो P वही है लेकिन वॉल्यूम और भी ज्यादा है, तो यानी P इंटू वी और भी ज्यादा होगा, सही है। और आप यहां देखो P इंटू वी इक्वल्स टू एनआरटी, तो हाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा टेम्परेचर है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो यानी P इंटू वी का प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, सही। ज्यादा टेम्परेचर मतलब P इंटू वी का प्रोडक्ट भी ज्यादा। तो इसमें P इंटू वी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा ज्यादा है तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, इसमें मिनिमम है P इंटू वी का प्रोडक्ट, इससे टेम्परेचर भी मिनिमम। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेसेस हो रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो उनका कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ होगा मे बी फॉर टेम्परेचर इक्वल्स टू 400 केल्विन, ठीक। तो ये जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं इनको बोलते हैं आइसोथर्म्स, दीज आर कॉल्ड आइसोथर्म्स। सो फाइनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप सोचो ना, कभी भी हम गैस के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं
तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। तो गैस के साथ तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एक्टिविटी की जा सकती है। तो अभी मैंने आपको 3 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताएं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें, यहां पे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। यहां एक पिस्टन है, गैस है जिसको हीट किया जा रहा है। हीट करने से ये गैस एक्सपैंड होना चाहिए, जिससे ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर। तो इस स्प्रिंग को दबा रहा है। यहां पे वैक्यूम है, ठीक। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है, आप समझ रहे हो, प्रोसेस है कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। ये जो स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ ये थी, ये नेचुरल लेंथ थी, मतलब अभी जो है स्प्रिंग इस अमाउंट से कंप्रेस्ड, ठीक। तो इस प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन पता करनी है हमें क्या है। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस इक्वेशन पता करनी है और इसके प्रोसेस ग्राफ्स बनाने हैं हमें। तो क्या करें आप देखें जरा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये जो पिस्टन है उसका एफबीडी बनाते हैं। तो अंदर अगर गैस का प्रेशर P है तो गैस का फोर्स लग रहा होगा P इंटू ए। फिर A इज ऑब्वियसली द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन। ये रेजिस्टेंस X है, X ले लेते हैं। तो X इज एक्चुअली द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा दैट विल बी K इंटू एक्स, वे K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इक्वल्स टू के एक्स अपॉन ए। ये प्रेशर हो गया, ठीक। गैस का प्रेशर आ गया हमारे पास। इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है यू कैन क्लियरली सी कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स। ये वॉल्यूम है, एक्स इंटू क्रॉस सेक्शन। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, तो विल गेट P डिवाइड बाई V इक्वल्स टू K अपॉन ए स्क्वायर। देखो, K इज अ कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ए तो पिस्टन का एरिया वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास आ गया कि P इंटू V इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज माय प्रोसेस इक्वेशन। ये हमारी प्रोसेस की इक्वेशन होगी। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे, वॉल्यूम का चेंज तो आप क्लियरली देख ही सकते हो, जैसे पिस्टन ऊपर जा रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट इस प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम ऐसे चेंज होंगे ताकि उनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। सो दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन। जैसा हमने पहले देखा कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करके हम और भी प्रोसेस इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे v के जगह पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर रहे हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी मतलब ये तो गोल्डन इक्वेशन है इस चैप्टर की। तो आप v को एलिमिनेट करो, v को, तो आप लिख सकते हो एनआरटी बाई पी, ऐसा विल बी सम कांस्टेंट। सो यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर बाई टी विल बी सम कांस्टेंट इंटू एन आर, और एन और आर तो कांस्टेंट है ऐसे ही। तो यहां से हमारे पास आ गया पी स्क्वायर बाई टी इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो प्रोसेस इक्वेशन, इसको भी हम प्रोसेस इक्वेशन बोल सकते हैं। मतलब इस प्रोसेस में पी स्क्वायर और टेम्परेचर इस तरीके से चेंज होंगे कि उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इनफैक्ट आप और भी तरीके से प्रोसेस इक्वेशन लिख सकते हो, कई तरीके से प्रोसेस इक्वेशन लिखी जा सकती है। जैसे आप यहां से देखो, तो हमने v को एलिमिनेट किया था, v को। अब आप p को एलिमिनेट करो, p को। तो p की जगह पे हम लिख देंगे nRT बाई v, और v वैसे ही इज कांस्टेंट। तो फ्रॉम हियर विल गेट t बाई v स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आ जाएगा हमारे पास। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस इक्वेशन, ये भी प्रोसेस इक्वेशन होगी हमारी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें t और v स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। हालांकि ये सबसे सिंपल टाइप की प्रोसेस इक्वेशन होगी इसके लिए, इसमें कोई स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, बट दीज आर ऑल्सो प्रोसेस इक्वेशंस। अब यहां पे प्रोसेस ग्राफ्स भी बना सकते हैं। आप ध्यान दो, प्रोसेस ग्राफ किसी भी दो स्टेट वेरिएबल के बीच में बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां पीवी के बीच में हम बनाने वाले हैं, पीटी के बीच में बना सकते हैं, टीवी के बीच में बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ था कि प्रोसेस ग्राफ्स बनाए। आप कौन से प्रोसेस ग्राफ बनाने हैं वो नहीं बोला गया। तो जनरली क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सा प्रोसेस ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम तो सारे ही बना लेते हैं, फिर जो भी पूछा जाएगा आप बना लेना।
तो मान लो पीवी ग्राफ बनाना है, तो पीवी ग्राफ के लिए मुझे पी और वी के बीच की इक्वेशन चाहिए। जिस भी दो चीज के बीच में ग्राफ बनाना है उसकी इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो देखो पी और वी के बीच में इक्वेशन है, इसको आप ऐसे लिखते हो पी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वी। सो दिस इज क्लियरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस। एरो ऐसे बनेगा क्योंकि आप देखो वॉल्यूम जो है गैस का वो बढ़ रहा है, इसलिए एरो ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर आप पीटी ग्राफ बनाना चाहते हो तो पी और टी के बीच में इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो ये जो इक्वेशन है दिस इज बिटवीन पी एंड टी। ये इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला प्लॉट करना शायद आपको आता हो, तो अगर आपको आता है तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अगर आपको कंफ्यूजन है पैराबोला प्लॉट करने में तो टेंशन की बात नहीं हो, मैथ्स में आप सीखेंगे। वैसे अगर टीवी ग्राफ बनाना है आपको तो टी और वी के बीच में इक्वेशन होनी चाहिए जो कि यहां पे। इसमें भी आप देखो स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये मैं डॉटेड लाइन क्यों बना रहा हूं, डॉटेड लाइन। वो डॉटेड लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी ग्राफ जो है वो ओरिजिन को टच नहीं कर सकता जनरली। क्यों ओरिजिन को टच नहीं कर सकता? जैसे अगर ये ग्राफ ओरिजिन को टच करेगा, मतलब अगर हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ऐसे डॉटेड नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी गैस हो सकती है, और यहां पे जब गैस होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? जीरो केल्विन। लेकिन ये आपने पढ़ा होगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ग्राफ कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस ग्राफ को बनाने का मतलब है कि गैस जब यहां पे है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि गैस इस पॉइंट पे कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए इसको डॉटेड बनाते हैं। तो डॉटेड बनाने का मतलब है कि इसके आगे जो है ग्राफ जा ही नहीं रहा है, गैस नहीं जा रही है इसके आगे, इसलिए हर जगह पे यहां डॉटेड बनाएंगे। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे बता पाएंगे? जैसे ये क्वेश्चन है कि ये जो लास्ट वाला प्रोसेस हमने देखा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोसेस था, उसमें इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर दिए हुए। बाद में किसी टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा जब प्रेशर 2 पी नॉट हो गया होगा? बाद में कभी प्रेशर चेंज होके पी नॉट से 2 पी नॉट हो गया, उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है। कैसे बताएंगे आप? देखो इसके लिए आप प्रोसेस इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर की बात की जा रही है, प्रेशर और टेम्परेचर की बात। तो आप ये वाली प्रोसेस इक्वेशन चूज करो। ये जो प्रोसेस इक्वेशन है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर की ही बात हुई है। जैसे ये भी प्रोसेस इक्वेशन है लेकिन यहां प्रेशर की बात नहीं हो रही है, तो ये वाली प्रोसेस इक्वेशन उतनी यूजफुल नहीं होगी हमारे लिए। एक और प्रोसेस इक्वेशन हमने देखी थी, इसमें प्रेशर की बात हो रही है लेकिन टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। तो ये जो प्रोसेस इक्वेशन है वो हमारी काम की है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की बात हो रही है। तो ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें पी स्क्वायर बाई टी कॉन्स्टेंट रहता है, पी स्क्वायर बाई टी कॉन्स्टेंट रहता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P1 बाई T1, P1 स्क्वायर बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 स्क्वायर बाई T2। ठीक है ना, क्योंकि P स्क्वायर बाई T हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो P1 इनिशियल प्रेशर P नॉट था, इनिशियल टेम्परेचर T नॉट था, फाइनल प्रेशर 2 P नॉट है, और फाइनल टेम्परेचर T2 हमें निकालना है। सही है, तो आप देखो यहां से क्या आ जाएगा, तो विल गेट P नॉट स्क्वायर बाई T नॉट इज इक्वल टू 4 P नॉट स्क्वायर बाई T2। तो P नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हेयर विल गेट T2 एज 4 T नॉट, ऐसा आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका मतलब जब प्रेशर 2 टाइम्स हो गया होगा तो तब तक टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स हो गया होगा, 4 टाइम्स। साइक्लिक प्रोसेस। तो ये क्या होता है, जैसे आप देखो ये कुछ ग्राफ्स बनाए हुए, पीवी ग्राफ, डिफरेंट प्रोसेसेस के पीवी ग्राफ बनाएंगे। जैसे ये पीवी ग्राफ को आप देखो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि गैस पहले यहां पे रही होगी, उसका कुछ प्रेशर रहा होगा,
कुछ वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है। फिर गैस इस ग्राफ पे थोड़ा आगे गई तो उसका प्रेशर चेंज हुआ,